हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 जनवरी के करंट अफेयर। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आरबीआई ग्रेड बी का जो कोर्स है उसकी क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। लाइव बैच है और 10,000 रुपये इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं GGCA तो आपको ये सिर्फ 7,000 मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 जनवरी तक। ये QR कोड स्कैन करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां चरण ये किस स्थान से शुरू किया गया? भारत के जो तटीय राज्य हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट और यहाँ तक ईस्टर्न कोस्ट यानी वेस्ट बंगाल तक। तो ये सारे राज्य कवर किए जाएंगे। हर राज्य के जो तटीय जो राज्य हैं वहाँ पे ये चलेगी सागर परिक्रमा। ये स्टार्ट हुई थी 5 जनवरी 2022 को, यानी 2 साल हो गए हैं इसे एग्जैक्ट। अब क्योंकि 3 जनवरी की बात कर रहे हैं तो 2 साल हो गए। पहली ये अलग अलग चरणों में हो रही है। तो सबसे पहली बार कहां से कहां तक हुई थी? मांडवी से पोरबंदर तक हुई थी। तो पहले इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे पहले गुजरात वगैरह कवर हुआ, गुजरात के फिर आसपास जो दमन दीव वगैरह वो सब कवर हुआ, फिर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऐसे ही ये चल रही है। तो अभी ये तमिलनाडु में ही है और 10वां चरण चल रहा है। 9 चरण इसके पूरे हो चुके हैं और फिर तमिलनाडु के बाद फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फाइनली फिर वेस्ट बंगाल तक जाएगी। तो ये चेन्नई बंदरगाह से 10वां चरण इसका स्टार्ट हुआ है, चेन्नई बंदरगाह। तो इस वाले चरण में ये आंध्र प्रदेश में जाएगी मेनली यहाँ से, और आंध्र प्रदेश में कई जिले कवर करेगी, जैसे नेल्लोर, बड़े बड़े जिले, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी जिला, प्रकाशम जिला, कृष्णा जिला, ये सब कवर करेगी। राइट। कुछ आंध्र प्रदेश के जिले ऑलरेडी 9वें चरण में कवर हो चुके हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो 10वें चरण में कवर हो जाएंगे। अब सागर परिक्रमा करवा कौन रहा है? सागर परिक्रमा करवा रहा है हमारा मछली पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अधीन काम करता है, वो करवा रहा है। और वो क्यों करवा रहा है? क्योंकि जो एक्वेटिक फार्मर होते हैं, जरूरी नहीं है हर मछुआरा मछली ही पालता है, वो और भी प्रॉन हैं या ये और तरह के जानवर होते हैं, उन्हें एक्वेटिक फार्मर बोलते हैं, और मछुआरों को फिशरमैन बोलते हैं। उनको सरकारी नीतियां और सरकारी योजनाएं जिससे उनको फ़ायदा हो सके उनके बारे में अवगत कराने के लिए, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सागर परिक्रमा की जा रही है। राइट। जैसे उनको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताओ कि KCC से भी उन्हें लोन मिल सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किसान क्रेडिट कार्ड से भी उन्हें लोन मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें उन्हें कराया जा रहा है। राइट। तो ये एक यात्रा है, एक कोस्टल यात्रा है, ये तटीय यात्रा है जो भारत में निकाली जा रही है मछुआरों को सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अवगत कराने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। और हमारा मछली पालन का लक्ष्य कितना है? 220 लाख टन भारत में हमें मछली उत्पादन करना है 2025 वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका एक टारगेट तो ये है कि 220 लाख टन मछली उत्पादन होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये है कि हमें 2024-25 तक, यानी 31 मार्च 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए का मछली का एक्सपोर्ट करना है इंडिया से। यानी जो फिश एक्सपोर्ट है या फिशरीज एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो 1 लाख करोड़ का हो जाना चाहिए। और एक मछली है घोल, जिसको गुजरात ने अपनी स्टेट फिश यानी कि राज्य मछली डिक्लेयर करा है। आपको यह भी बता दूं, विश्व मछली पालन दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया गया। इस दिन अवार्ड्स भी दिए गए भारत के जो बेस्ट जो राज्य हैं मछली पालन में। तो तटीय राज्यों की बात करूं तो आंध्र प्रदेश, तटीय जिलों की बात करूं तो रामनाथपुरम तमिलनाडु का, अगर मैं अंतर्देशीय की बात करूं इनलैंड तो यूपी बेस्ट है, और जिलों की बात करूं तो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला, और अगर मैं हिमालय या नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करूं तो असम बेस्ट है, और अगर जिलों की बात करूं तो असम का जो कमरूप जिला है वो बेस्ट है। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में वो बेस्ट है। आपको यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन सम्मेलन हुआ था, अभी अभी कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ था। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र, जो गिरी जो नदी है, यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, गिरी, टॉन्स वगैरह कई नदियां हैं हिमाचल में जो यमुना की सहायक नदियां हैं जो बहती हैं, तो गिरी उनमें से एक है। तो ट्रांस गिरी क्षेत्र, गिरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके जो पार क्षेत्र है, वहाँ पे हट्टी समुदाय रहता है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया है। पहले केंद्र सरकार ने हमारे संविधान में संशोधन किया था ST एक्ट में, और उसके बाद अब
जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा उन्होंने मंजूरी दे दी है कि सिरमौर जिला, वहाँ पे जो हट्टी कम्युनिटी रहती है, और हट्टी कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे रहती है, वहाँ पे सिरमौर में कई जगह पे रहती है, जैसे पौंटा साहिब, जैसे पच्छाड़, रेणुका जी, शिलाई वगैरह, लगभग 95 गाँव में रहती है। तो इनको जो है एसटी का दर्जा नहीं मिला था, जिस वजह से इन्हें रिजर्वेशन या जो दूसरे बेनिफिट होते हैं एसटी होने के, वो नहीं मिल रहे थे। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे। क्यों डिमांड कर रहे थे? क्योंकि जो हट्टी समुदाय है ये सिर्फ हिमाचल में ही नहीं रहता, ये उत्तराखंड में भी रहता है। उत्तराखंड में एक एरिया है जिसको बोलते हैं जौनसर बवर, जौनसर बवार एरिया, जौनसर बवार एरिया में ये रहता है। और वहाँ पे इन्हें 1967 से ही रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी का रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी स्टेटस मिला हुआ है। तो 1967 से ही ये लोग हिमाचल में डिमांड कर रहे थे कि इन्हें हिमाचल में भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स उस समय उत्तराखंड नहीं बना था 1967 में, सन 2000 में बना था 9 नवंबर को, लेकिन यूपी का पार्ट था वो उत्तराखंड उस समय, तो वहाँ उन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ था। तो ये लोग 1967 से ये डिमांड कर रहे थे। वैसे भी अगर मैं बताऊं तो कई ऐसे ट्राइब हैं इंडिया में जिन्हें अभी अभी एसटी का दर्जा दिया हुआ है। कौन कौन से ट्राइब हैं? जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है बिंझिया, इसे एसटी का दर्जा मिला है अभी अभी छत्तीसगढ़ में, राइट। इसी तरह से और भी हैं, मतलब जो ट्राइब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे यूपी के 13 जिलों में रहने वाले गोंड, यूपी के 13 जिलों में रहने वाले गोंड ट्राइब, तो उन्हें ये दर्जा मिला है एसटी का भी अभी। और इनमें गोंड में भी बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये इन 5 सब कैटेगरी को मिला है 13 जिलों में। बाकी हट्टी ट्राइब एक हो गई, एक फिर तमिलनाडु की ट्राइब थी। तमिलनाडु में नारी कोरावन और कुरी विक्करन ट्राइब हैं, नारी कोरावन और कुरी विक्करन, इन्हें भी ये मिला था एसटी का दर्जा अभी अभी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और एक बांध है हिमाचल में, पौंग डैम, ये एक रामसर स्थल है, इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी बहुत सारी मानव गतिविधियां यहाँ पे उस पर रोक लगा दी जाएगी। पौंग डैम जो कहाँ पे है, ये बेसिकली कांगड़ा जिले में आता है और इसमें ब्यास नदी का पानी आता है। इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। इसके अलावा 2 रामसर साइट हो रहे हैं वहाँ पे, एक चंद्रताल है और एक रेणुका जी लेक है हिमाचल में। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। देखिए बहुत महान व्यक्ति हैं बांग्लादेश में, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है, या नोबेल प्राइज किसी भी चीज़ में मिला हुआ है, एक ही है। इन्हें मिला था 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार। अब इनको 6 महीने की जेल हो गई है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी इन्होंने बनाई थी ग्रामीण टेलीकॉम, तो ये और इनके 3 साथी, उनको एक वेलफेयर फंड बनाना था। जो इनके वर्कर हैं इस कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए एक भलाई फंड, भलाई कोष बनाना था, जो इन्होंने नहीं बनाया, और इस वजह से इन्होंने बांग्लादेश के जो श्रम कानून है उनका उल्लंघन किया। 6 महीने के लिए इनको जेल में भेज दिया गया है। और ये माइक्रो फाइनेंस के पिता कहे जाते हैं बांग्लादेश में। इन्होंने वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी काम किया है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, जब आप गारंटी फ्री लोन देते हो गरीब आदमियों को जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है भारत में, तो उसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। 3 लाख से कम सालाना आमदनी वाले 3 लाख से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को गारंटी फ्री लोन देना, कोलेटरल फ्री लोन देना, उसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है भारत में। ऐसे ही बांग्लादेश में कोई डेफिनेशन होगी, कोई ना कोई वहाँ पे लिमिट होगी। तो माइक्रो फाइनेंस के पिता बांग्लादेश में हैं। इन्होंने वहाँ पे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन कानून तो कानून होता है। मातरबारी बंदरगाह ये कहाँ पे है? ये खबरों में रहा। ये कौन से देश का पहला गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है, यानी डीप सी पोर्ट है। जैसे डीप सी पोर्ट हम इंडिया में बना रहे हैं, जैसे विजिंजम पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, या एक हम पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं ताजपुर पोर्ट, वो भी डीप सी पोर्ट। डीप सी क्या होता है? डीप सी पोर्ट मतलब वहाँ पे पानी उथला नहीं है, काफ़ी गहरा है, और इस वजह से बड़े जहाज भी वहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े जहाज वहाँ पे आएंगे जहाँ पानी उथला है या उतना गहरा नहीं है, तो फंस जाएंगे मिट्टी में, नीचे समुद्र तल पे फंस जाएंगे। तो पानी गहरा होना चाहिए, तभी वहाँ पे बड़े और भारी जहाज आ सकते हैं। तो ये बांग्लादेश का पहला है, तो आंसर है बांग्लादेश। ये है मतरबारी बंदरगाह, जो चित्तोग्राम यानी चट्टोग्राम या चिटागोंग बोलते हैं उस एरिया में है। CHT बोलते हैं ना, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, बांग्लादेश का जो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे है ये बंदरगाह। समुद्र से लगता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है। और ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि हमारे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हम उनको इस पोर्ट से जोड़ना चाहते हैं, जिससे हमारे लिए भी लॉजिस्टिक सेवा आसान हो जाए, क्योंकि कोलकाता पोर्ट ऑब्वियसली बहुत दूर पड़ता है हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से।
इज दैट क्लियर? तो ये जो मातरबारी बंदरगाह बन रहा है, अभी तो बना भी नहीं है, अभी तो 2027 में तो बन के तैयार होगा ये। इसको बनाने के लिए लोन दिया है $750 मिलियन का जीका ने, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उन्होंने लोन दिया है बांग्लादेश को इस पोर्ट को बनाने के लिए, राइट। एक और पोर्ट न्यूज़ में आया था अभी भी, जिसका नाम है सफर दिघी पोर्ट। कई जगह इसे सागर दिघी पोर्ट भी लिखा होता है, हालांकि ऑफिशियल पीआईबी में मुझे लगता है स्पेलिंग गलत दी है, क्योंकि मैंने पीआईबी से लिया था तो वहाँ सफर दिघी लिखा है, लेकिन वैसे असली नाम मेरे ख्याल से इसका सागर दिघी पोर्ट है। तो सागर दिघी पोर्ट भी जो है अभी अभी न्यूज़ में आया था। और वो क्यों न्यूज़ में आया था? वो न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि उसको एक पोर्ट ऑन कॉल का दर्जा दे दिया गया है। ये जो पोर्ट है पश्चिम बंगाल में है। अगर भारत से कोई जहाज जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश या बांग्लादेश से इंडिया आ रहा है तो फिर वो यहाँ पे रुकेगा। पोर्ट ऑन कॉल का दर्जा इसे दिया गया था। कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम होगा मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? ये ओडिशा के, पश्चिम ओडिशा के कालाहांडी जिले में है। तो आंसर है कालाहांडी। कालाहांडी यूनिवर्सिटी, तो कालाहांडी यूनिवर्सिटी बनी थी, मतलब ये स्टार्ट हो गई थी 2020 में। तो 1 नवंबर 2023 जो कि कालाहांडी जिले का फाउंडेशन डे था, उस दिन नवीन पटनायक ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम ये काम करने वाले हैं, और फाइनली अभी इन्होंने कर दिया है, राइट। ये यूनिवर्सिटी जो कालाहांडी जिला है वहाँ का जो हेडक्वार्टर है भवानीपटना में लोकेटेड है। अब इसका नाम, कालाहांडी यूनिवर्सिटी का नाम मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी से लगभग 50 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जो कालाहांडी और बगल वाला जो जिला है नुआपाड़ा वहाँ के हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ पे जो मंदिर है भगवान या माता मणिकेश्वरी का मंदिर है, जहाँ पे दशहरे के दिन जानवरों की बलि भी दी जाती है। लैमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। ये लैमडोंग प्रांत कहाँ है? तो दो चीज़ों में, इनमें 2 MOU साइन हुए हैं। ये वियतनाम में है, तो आंसर है वियतनाम। वियतनाम का एक ये प्रांत है, एक जिला है लैमडोंग। ये लद्दाख की मदद करेगा किस चीज़ में? 2 चीज़ों में। एक तो ऑब्वियसली सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग, और दूसरा एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन, यानी कृषि में भी ये आपस में कोलैबोरेशन होगा। तो लैमडोंग प्रांत जो है वो वियतनाम में लोकेटेड है, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था डालाट में, और डालाट भी वियतनाम में ही है, तो आंसर है वियतनाम। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो पर्यटन सहयोग और ये सब होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए एक कमेटी बनी है। लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर देने के लिए इस कमेटी के चेयरमैन होंगे नित्यानंद राय, और ये कमेटी हमारे गृह मंत्रालय ने बनाई है। के स्मार्ट नाम की पहल किस राज्य ने करी है? के स्मार्ट केरल की पहल है। इसकी फुल फॉर्म है केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली केरला में बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो काम करते हैं। केरला के भी लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे विदेशी लोग भी हैं जो केरला में काम करते हैं। उनको जो बेसिक सेवाएं होती हैं उनके लिए केरल में सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो के स्मार्ट डिजिटल गवर्नेंस एक ऐप है। नाम से पता चल रहा है देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्मेशन, यानी पूरी तरह वहाँ पे जो शासन है वो डिजिटल हो जाएगा, उसमें तब्दीली की जाएगी। तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बिजनेस का लाइसेंस लेना है, इस तरह की बहुत सारी सेवाएं के स्मार्ट जो ऐप है उस पर अवेलेबल होंगी। वैसे भी देखिए केरल भारत का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट एक्सेस को आपका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में प्रथम स्थान दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा एंट्री दर्ज करी है इसने? ये है यूपी। तो ये बहुत अच्छी बात है, यूपी नंबर 1 रहा। यूपी ने लगभग 1,56,00,000 एंट्री दर्ज करी इस पे। दूसरे नंबर पे रहा इसमें मध्य प्रदेश, इसने लगभग 35 लाख एंट्री डाली हैं इसमें। और तीसरे नंबर पे रहा बिहार, इसने लगभग 16,65,000 एंट्री इसमें डाली है। तो ये गृह मंत्रालय ने बनाया था ICJS, यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये होता क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ये गृह मंत्रालय का है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये है। क्या होता है ना, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरी, उसको लागू सिर्फ अदालतें ही नहीं करती। तो इसमें 5 इसके अंग माने जाते हैं। एक हमारी पुलिस, एक होता है हमारा फॉरेंसिक लैब, वो भी हेल्प करती हैं क्योंकि केस सॉल्व करने में फॉरेंसिक ना हो तो फिर कैसे होगा। एक हमारी अदालतें यानी कोर्ट्स, एक जो प्रोसिक्यूशन वगैरह के वकील होते हैं यानी प्रोसिक्यूटर्स, सरकारी वकील और ये सब जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूशन जो होता है मतलब, एक ये होता है, राइट। और इसमें फॉरेंसिक हो गया, कोर्ट हो गया, एक जेल भी तो होती है, प्रिजन। ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 अंग कहे जाते हैं, 5 स्तंभ या 5 पिलर कहे जाते हैं, ये हमारे
जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। अब ये क्या होने चाहिए? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब सीजेएस, आई मतलब इंटरऑपरेबल। इंटरऑपरेबल मतलब ये होता है इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होना चाहिए फटाफट, राइट। तो इसके लिए क्या क्या है? पुलिस के लिए है सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी सीसीटीएनएस उसे बोलते हैं, ये पुलिस के लिए है। क्या है पुलिस के लिए? सीसीटीएनएस, राइट। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे सीसीटीएनएस बोलते हैं। फॉरेंसिक के लिए है जिसे हम बोलते हैं ई फॉरेंसिक, कोर्ट के लिए है ई कोर्ट, प्रिजन के लिए है ई प्रिजन, और प्रोसिक्यूशन के लिए है ई प्रोसिक्यूशन। तो ये 5 चीज़ों को मिला के बोलते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब किस तरह का डेटा इनमें ट्रांसफर होना चाहिए? जैसे हर कैदी का डेटा, हर कैदी का एफआईआर नंबर क्या है, हर कैदी का जेल नंबर क्या है, यानी जो यूनिफॉर्म पहनी है उसका नंबर क्या है, जेल नंबर होता है वो क्या है, किस चीज़ के लिए वो अंदर है, राइट। इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है। सारे फोटोग्राफ कैदी के, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट को भी मिल जाएगा तुरंत वहाँ पे, राइट। तो ये सारा डेटा, तो वो डेटा सबसे ज़्यादा एंटर करा है यूपी ने। यूपी नंबर 1 रहा उसमें, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे रहा और बिहार नंबर 3 पे रहा। जितना ज़्यादा डेटा आप डालोगे उतना अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म होगा, ट्रायल जल्दी खत्म होगा कोर्ट में। तो इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इसका दूसरा चरण चल रहा है। दूसरा चरण इसका फरवरी 2022 में शुरू हो गया था। और इसमें सरकार कितना खर्चा कर रही है? इसमें सरकार 2022-23 से लेके, और ये दूसरा चरण चलेगा 2025-26 तक, सरकार इसमें 3,375 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इसके 5 स्तंभ में सीसीटीएनएस, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन और ई प्रिजन। इसको लागू कौन करता है? आईसीजेएस को। इसको लागू करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, 12 जनवरी को करेंगे। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। क्या है ये? तो ये मुंबई और नावी मुंबई को जोड़ेगा। ये पुल है बेसिकली, कितना लंबा? 21.8 किलोमीटर। इसमें से ज़्यादातर जो पुल है, लगभग 16.5 किलोमीटर, वो समुद्र के ऊपर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टार्ट होगा सेवड़ी से, सेवड़ी साउथ बॉम्बे में है, प्रॉपर मुंबई, और ये जाएगा चिरले तक। चिरले कहाँ है? नावा शेवा के पास है। नावा शेवा के पास है, ये नावी मुंबई में है, और सेवड़ी जो है वो प्रॉपर मुंबई में है। तो सेवड़ी से स्टार्ट होगा और नावा शेवा बंदरगाह के पास जो जगह है चिरले, नावी मुंबई में, वहां तक ये जाएगा। और बीच में समुंदर, ये समुंदर कौन सा है? इसको बोलते हैं थाने क्रीक। थाने क्रीक इसे कहा जाता है, जहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी भी आते हैं। यहाँ पे थाने क्रीक बर्ड सेंचुरी भी है। इस पुल का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक होगा, या आप इसे सेवड़ी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी बोल सकते हो। तो इसमें 16.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर है। टोटल लंबाई है 21.8 और बाकी जमीन के ऊपर है। और इससे काफ़ी सुगम हो जाएगा यातायात, काफ़ी ट्रैफिक की समस्या भी मुंबई में कम हो जाएगी। इस ब्रिज को बनाने में जीका ने लोन दिया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 18,000 करोड़ का लोन जो है इंडिया को दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 70,000 गाड़ियां इस ब्रिज का डेली उपयोग करेंगी। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करी है? ये झारखंड सरकार ने शुरू करी है। गांव के लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि बस वगैरह जो होती हैं वो गांव के अंदर नहीं जाती, तो उन्हें बाहर आना पड़ता है, मेन रोड तक या गांव के बाहर आना पड़ता है, काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी जो गांव के अंदर जाएंगी, ग्राम पंचायतों में जाएंगी, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक उन्हें लेके जाएंगी। और इनमें गांव के लोग फ्री में यात्रा कर पाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये 22 सीटर से लेकर 42 सीटर तक की बसें होंगी जो चलेंगी, और ये ग्राम पंचायतों के अंदर जाएंगी झारखंड के यातायात विभाग यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी पहले चरण में 500 ऐसी व्हीकल चलाई जा रही हैं, और अगर प्राइवेट कोई पर्सन है वो चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। उसको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और और जितना भी वो लोन लेगा उस पर 5% ब्याज की छूट भी उसे मिलेगी। यानी जितना भी लोन पे ब्याज है 5% उसे कम देना पड़ेगा अगर कोई प्राइवेट पर्सन इसे खरीदना चाहता है, इसे चलाना चाहता है। तो ये बसें चलेंगी और सरकार इनका पूरा खर्चा जो है वो उठाएगी। ये है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड सरकार ने शुरू करी है। और झारखंड में एक जगह है हजारीबाग। यहाँ पे क्या हुआ था? अभी यहाँ पे बीएसएफ का जो फाउंडेशन डे था, 1 दिसंबर को होता है बीएसएफ का स्थापना दिवस, वो अभी मनाया गया था। उसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। और जो नेवी डे मनाया गया था, हमारी नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, उसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था? सिंधुदुर्ग में हुआ था, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस किस संस्थान पर आयोजित की गई? एनुअल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। ये काकाटिया विश्वविद्यालय, वारंगल जिला, तेलंगाना में हुई, राइट, तेलंगाना में हुई।
और ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ये क्या है? ये एक संगठन है इतिहासकारों का। ये एक संगठन बना था 1935 में। इनका पहला अधिवेशन 1935 में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। और अभी इनका 82वां हो रहा है। यहाँ पे इतिहासकार मिलते हैं बहुत बड़े बड़े और आपस में इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे रामचंद्र गुहा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया। रामचंद्र गुहा, ये हमारे चैनल स्टडी IQ पे भी आए थे 2 साल पहले। अंकित अग्रवाल सर ने इनका इंटरव्यू लिया था। आप उस इंटरव्यू को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। रामचंद्र गुहा स्टडी IQ टाइप कर दीजिए, आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा। बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं। इनफैक्ट UPSC की जितनी भी किताबें हैं, इंडिया आफ्टर गांधी वगैरह, सब इन्होंने ही लिखी हैं। तो इनको मिला है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। किसने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पदभार ग्रहण किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अब तक कौन थे? अब तक थे अरिंदम बागची, जो ये हैं, लेकिन अब बने हैं रणधीर जायसवाल, जो कि ये हैं। तो रणधीर जायसवाल हमारे विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट जो होते हैं, यानी गाड़ी और गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, उनके लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ये 2000 मतलब 4 साल के लिए और वो थी, बढ़ा दी गई थी। 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। बेसिकली क्या था, पहले ये वित्तीय वर्ष 2023 से वित्तीय वर्ष 2027 तक थी, राइट। अब ये वित्तीय वर्ष 2028 तक कर दी गई है, तो 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। तो अब ये वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2024 अभी चल ही रहा है, तब से वित्तीय वर्ष 2028 तक और बची है, यानी 4 साल और बची है। एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा था। कहने का मतलब, ये देखो PLI स्कीम कब स्टार्ट हुई थी पता है आपको? PLI स्कीम होती क्या है पहले तो ये समझो। चलो वो मैं समझाता हूँ। PLI स्कीम स्टार्ट हुई थी 2020 में, मार्च 2020 में, जो कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड स्टार्ट ही हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था तब चली थी। तो जब ये स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज के लिए थी। आज ये 14 इंडस्ट्रीज के लिए है, जिन 14 में से एक है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, राइट। अब ये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये है जैसे जैसे आप अपना उत्पादन बढ़ाओगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, सरकार आपको इनाम देगी। इनाम के तौर पे बहुत तरह की अलग अलग सब्सिडी, बहुत तरह की छूट, बहुत तरह की रियायतें आपको देगी, बहुत तरह के इंसेंटिव आपको देगी। इसलिए इसका नाम है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। तो ये जो योजना है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आप इसको परफॉर्मेंस मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन हम मेनली देखते हैं इसमें, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो उसमें जो है 14 सेक्टर हैं आज की तारीख में PLI में, और उसमें अब जो है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन बोलते हैं इसे। आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, आपका प्रोडक्शन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कई तरह की रियायतें सरकार देगी। तो ऑटो वाली जो कंपोनेंट की स्कीम इसको लागू कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय, राइट। अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो इसे लागू कर रही हैं। ऑटो सेक्टर के लिए कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो इसमें वो कुल खर्चा करेगी 25,938 करोड़ वित्तीय वर्ष 2028 तक। तो ऑटो या ऑटो कंपोनेंट के लिए ये वाली PLI स्कीम है, जो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इज दैट कंप्लीटली अंडरस्टूड? हाल ही में समाचारों में देखी गई मिताई योजना, ये टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता करती है। कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई? ये केरल राज्य की योजना है। वैसे तो पुरानी योजना है 2018 में, लेकिन अभी न्यूज़ में आई थी। क्यों? देखो, इसमें जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। मधुमेह शुगर 2 तरह की होती है। एक जिसमें शरीर में इंसुलिन बने ही ना, जो 10% लोगों को होती है, ये टाइप 1। ये बचपन से ही होती है, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाले जो सेल होते हैं, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, हमारे पेनक्रियास में बीटा सेल होते हैं, वो बनाते हैं इंसुलिन को। वो होते ही नहीं इसमें, तो ओबियसली फिर जो है इंसुलिन नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी 90% लोगों में होती है टाइप 2, जो बाद में आती है, 30, 35, 40, आजकल तो 25 साल के लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। तो टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है शरीर में, बट इंसुलिन काम नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। तो ये टाइप 1 वालों के लिए, तो टाइप 1 तो बच्चों में भी हो जाएगी। तो इसमें सरकार उन बच्चों की हेल्प करती है, केरल की सरकार, जिनकी पेरेंट्स की सालाना आमदनी जो है 2 लाख रुपए से कम है। उनको दवाइयाँ देना, इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन देना, ये सब करना। जैसे वसीम अकरम को टाइप 1 डायबिटीज़ है, बचपन से ही है। आपने देखा होगा वसीम अकरम जो है उनको डायबिटीज़ बचपन से ही है, तो वो टाइप 1 है। इनफैक्ट एक IPL को होस्ट करते थे पहले, गौरव, आप जानते हो अगर उनको, गौरव, क्या नाम, पूरा नाम नहीं याद आ रहा उनका। VJ भी थे, MTV वगैरह पे VJ थे गौरव। तो जो गौरव के साथ एक शो किया था मैंने पीछे, क्विज शो किया था, यू वर्सेस यूट्यूब। आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करिए यू वर्सेस यूट्यूब कोई शो, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ किया था मैंने वो शो, जिसमें बड़े बड़े लोग थे। तो गौरव को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, बचपन से ही है, एक बार उन्होंने बताया था। तो कई लोगों को होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन शरीर में नहीं बनता, तो उनकी हेल्प करती है केरल की सरकार। लेकिन कंडीशन ये है, उन बच्चों की हेल्प करेगी
जिनकी पेरेंट्स की सालाना आमदनी 2 लाख से कम है, ठीक है, और 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए बच्चों की, एडल्ट नहीं होने चाहिए। तो अभी केरल की सरकार ने एक एफिडेविट में ये कहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उन्होंने मदद नहीं करी। लगभग 1200 बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है मिताई योजना के लिए, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। हाल ही में बेट्रिस चेबैट ने महिलाओं का 5 किलोमीटर की जो रेस होती है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कौन से देश की है ये केन्या की है। इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी तय करी 14 मिनट और 13 सेकंड में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाल ही में रिलायंस पावर ने 1200 मेगावाट का जो इनका जल विद्युत परियोजना थी, जिसका नाम है कलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये उसको बेच दिया टीएचडीसी को 128 करोड़ में। तो ये कहाँ पे बन रही है? ये लोहित नदी पे बन रही है ये योजना, और ये अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। रिलायंस इस पे अब नहीं काम करना चाहता, तो इसको बेच दिया गया है टीएचडीसी को। टीएचडीसी क्या होता है? टीएचडीसी बोलते हैं, इसका नाम है कलई द्वितीय, ये द्वितीय वर्ड भी याद रखना। तो कलई 2 प्रोजेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली इसमें काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। ये 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन तब से डिले होता जा रहा है। तो रिलायंस ने कहा मैं नहीं बना रहा इसे, तुम बना लो। तुम कौन? टीएचडीसी। अब ये टीएचडीसी क्या है? टीएचडीसी बोलते हैं टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है हाइट में, उत्तराखंड में है, आप जानते होंगे टेहरी बांध। तो टेहरी बांध वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी यही कंपनी चलाती है, टीएचडीसी। इवन एक कोटेश्वर बांध है, 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। टेहरी वाला तो 1000 मेगावाट के आसपास है। फिर कुछ पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं, जैसे पाटन जिले में एक प्रोजेक्ट है इनका गुजरात में, एक द्वारका में गुजरात में प्रोजेक्ट है इनका। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है टीएचडीसी। और टीएचडीसी कंपनी है एनटीपीसी की, मतलब एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। टीएचडीसी की अभिभावक कंपनी एनटीपीसी है, और एनटीपीसी हमारे ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। टीएचडीसी एक मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी है। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है रविंदर कुमार त्यागी। ये एक महारत्न कंपनी है, 2019 में इसे महारत्न का दर्जा मिला था, और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में मेट्रो रेल परियोजना लेकर आ रहे हैं। उसकी आधारशिला रखी, 6225 करोड़ इसमें खर्च होगा पहले चरण में। तो कितने किलोमीटर होगी ये 20 स्टेशन होंगे इसमें भुवनेश्वर में, 26 किलोमीटर की दूरी होगी टोटल। तो ये पहले चरण में भुवनेश्वर का जो एयरपोर्ट है, जिसे बोलते हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से त्रिशूलिया तक जाएगी। त्रिशूलिया नाम की जगह है, वहाँ तक जाएगी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से त्रिशूलिया तक 26 किलोमीटर। और कौन बना रहा है इसे? दिल्ली मेट्रो बना रही है। तो भुवनेश्वर मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो के साथ एग्रीमेंट करा है। दिल्ली मेट्रो निर्माण करेगी भुवनेश्वर मेट्रो का। इज दैट क्लियर? तो अभी तो पहला ही चरण है, और इसकी घोषणा कर दी थी 1 अप्रैल को, जो कि उड़ीसा स्टेट डे होता है, उत्कल दिवस होता है। लेकिन फाइनली अब ये प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, और ये 5T का हिस्सा है। जो उड़ीसा में 5T यानी तब्दीली करो गवर्नेंस मॉडल है उड़ीसा का 5T मतलब टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, टीम वर्क मतलब मिलकर काम करना, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, टाइम मतलब टाइम टू टाइम, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तब्दीली। तो ये है 5T। और अब तो इन्होंने कहा 6T यानी कि टूर करो, अपने ग्रामीण एरिया में जाओ, वहाँ टूर करो, तभी आपको असली उड़ीसा पता चलेगा। तो ये था हमारा वीडियो 3 जनवरी का। मिलते हैं 4 जनवरी के वीडियो में। आपको याद दिला दूँ, आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सही टाइम है तैयारी करने का, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इस बार सिर्फ 20 दिन का अंतर था। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, बाकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और मिलते हैं 4 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।